हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका साइंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने बात की थी पहले वीडियो के अंदर कार्य के बारे में। कार्य क्या है, कार्य का क्या मात्रक है, कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य होने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है, उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आगे अगला टॉपिक बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। देखिए, ऊर्जा क्या होती है, किस रूपों के अंदर विद्यमान होती है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारा अगर मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा, क्योंकि कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा ही अपना क्या है? कार्य है। क्या कार्य ऊर्जा के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। देखिए, ऊर्जा है वो विभिन्न वस्तुओं के अंदर अलग अलग रूप में विद्यमान होती है। जैसे अगर अपन बात करें भोजन की, तो भोजन में रासायनिक रूप में। अगर बात करें कोयले की, तो कोयले में भी रासायनिक। जैसे कोई भी विद्युत का युक्ति है तो उसके अंदर विद्युत ऊर्जा। तो अपन बात करते हैं जो ऊर्जा है वो किस रूप के अंदर विद्यमान होती है। ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा। अर्थात रासायनिक ऊर्जा किस किस में विद्यमान होती है? तो अपन ने बात की रासायनिक ऊर्जा किस में विद्यमान होती है? कोयला, भोजन, बैटरी। इसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा। अर्थात इनसे अपन को मिलने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो आगे अपनी दूसरी ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। देखिए, विद्युत आवेशों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जैसे माना कि अगर आप पंखे को यह विद्युत ऊर्जा प्रवाह देते हैं तो पंखा घूमने लगता है। अगर आप प्रेस को विद्युत ऊर्जा देते हैं तो प्रेस है वो ऊष्मा देती है, या प्रेस है वो गर्म होने लगती है। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु जिसको विद्युत ऊर्जा देने पर वो क्या करने लगती है? कार्य करने लगती है। इसका मतलब वो कार्य क्यों करे? क्योंकि उसको क्या मिली है? ऊर्जा मिली है। क्या मिली है? ऊर्जा मिली है। तो कार्य करने के लिए अधिकांश जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी ऊर्जा देखिए अपने पास में है गुरुत्वीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? गुरुत्वीय ऊर्जा। देखिए, गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब अपन किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वापस वो एक निश्चित समय के बाद में वापस नीचे की ओर आती है। तो वो नीचे की ओर क्यों आती? उसका कारण क्या आने का? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के द्वारा लगाई जाने वाली ऊर्जा, या जो पृथ्वी अपनी वस्तुओं को अपनी ओर जिस ऊर्जा के साथ में आकर्षित करती है वो ऊर्जा अपनी क्या कहलाती है? गुरुत्वीय ऊर्जा। देखिए, एक अपने पास में और ऊर्जा है नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? दो प्रकार की। एक तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ध्यान दीजिए, कोई भी अपने पास में परमाणु है। कोई भी अपने पास में क्या है? परमाणु। अगर इन परमाणु मैं क्या करता हूँ? जोड़ता हूँ। अगर इन परमाणु को मैं क्या करता हूँ? जोड़ता हूँ, तो वो मेरी ऊर्जा कौन सी होगी? संलयन ऊर्जा होगी। वो कौन सी ऊर्जा होगी? संलयन ऊर्जा। अर्थात किसी भी दो परमाणुओं को जोड़ने से, किसी भी नाभिकों को आपस में जोड़ने से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। और अगर मैं क्या करूं, एक ही परमाणु के दो पार्ट्स कर दूं, उसको दो भागों के अंदर विखंडित कर दूं, विभाजित कर दूं, तो उससे अपनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। अर्थात परमाणुओं को संलयन करने पर उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और परमाणुओं का विखंडन करने पर उनमें क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वो ऊर्जा अपनी क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। आगे देखो, बड़ा सा टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा। उसके बारे में बात करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अपन कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित को अपन क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा अगर नॉर्मल से डेफिनेशन की बात करूं तो यंत्रों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा।
या अपन कह सकते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। दोनों की अपन अलग अलग बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, इनकी अपन अलग से बात करेंगे। इनका क्या फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, गतिज ऊर्जा किसी भी गतिशील वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा या किसी भी गतिशील वस्तु के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहता हुआ पानी है, बहती हुई पवन है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, बहती हुई हवा, इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, अपनी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। अगर माना कि कोई भी ऊपर से वस्तु नीचे की ओर आ रही है, उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। अर्थात जिस वस्तु के अंदर गति है या जिस वस्तु में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बात, गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा कब होगा, जिस वस्तु के अंदर जितनी अधिक गति होगी उस वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो जिस वस्तु की गति अधिक, उस वस्तु की ऊर्जा भी क्या होगी, एनर्जी भी क्या होगी, उसकी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। अगर दोस्तों अपन बात करें गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले के बारे में, माना कि कोई भी वस्तु है कि इतने वेग से बह रही है और उस वस्तु के अंदर अपन को ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो अपन कैसे ऊर्जा ज्ञात करेंगे। देखिए, गतिज ऊर्जा का जो नॉर्मली फॉर्मूला है वो अपने पास आता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये अपने पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। लेकिन अपन बात करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो देखिए, गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। मैंने आपके एग्जाम्पल लिख दिए हैं, बहता हुआ पानी है, बहती हुई हवा है, कोई भी वस्तु से आम के पेड़ से गिरता हुआ आम, वो भी कौन सी ऊर्जा उसके अंदर होती है, गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, गतिज ऊर्जा का इक्वेशन या फॉर्मूला निकालने के लिए अपन को 2 समीकरण पहले याद होने चाहिए। वो 2 समीकरण कौन कौन से हैं, गति का तृतीय समीकरण। पहला समीकरण कौन सा है, गति का तृतीय समीकरण। दूसरा अपने पास समीकरण है न्यूटन का द्वितीय नियम। अपने पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालने के लिए 2 समीकरण याद होने चाहिए। अगर आपको याद है नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों की आवश्यकता होती है और इनके माध्यम से अपन आसानी से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए, गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या होता है अपने पास में, v² बराबर u² प्लस 2ah। ये अपने पास में क्या है, गति का तीसरा समीकरण है। और अगर न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो क्या कहता है, F बराबर ma। क्या कहता है, F बराबर ma। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, गति के समीकरण को v बराबर u² प्लस 2as। ये अपने पास में गति का तृतीय समीकरण है। ध्यान दीजिए, यहाँ से अपन को a की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ से अपन को a की वैल्यूज निकालकर इस दूसरे नियम के अंदर अपन को मान है वो पुट करना है, मान अपन को रखना है, जिससे अपना जो फॉर्मूला है ये आएगा। देखिए, यहाँ से मुझे a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं u को इधर ला सकता हूँ तो ये प्लस में इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो v² माइनस u², इधर क्या बचा अपने पास में 2ah। मुझे a की वैल्यू निकालनी, a मतलब त्वरण, a मतलब त्वरण, मुझे a की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करूँगा, देखिए, अगर यहाँ से मैं 2s को इसके नीचे ले आता हूँ, क्या करता हूँ, 2s को अगर इनके नीचे लाता हूँ तो पीछे क्या बचेगा, a बचेगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, v² माइनस u² बट्टा 2s इधर लेके आ गया तो पीछे अपने पास क्या बचा, a बचा। और ये वैल्यूज़ किसकी हो गई है, a की वैल्यूज़ हो गई है। और यहाँ की जो a की वैल्यू है इसको अपन इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। देखिए, f बराबर m, a की स्थान पर ये मान अपन रखेंगे तो ये मान अपने पास में क्या है, v² माइनस u² बट्टा 2s। क्या है,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s, ये अपने पास में यहाँ से आ गया। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इस s को बाहर ला सकते हैं, s को अपन बाहर ला सकते हैं, तो अपने पास में क्या होगा, f डॉट h, डॉट का मतलब गुणनफल, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा s आ गया बाहर, तो अपने पास पीछे क्या बचा, केवल और केवल 2। अब ध्यान दीजिए, अपने पढ़ा था कार्य के अंदर, अपन ने पढ़ा था कि कार्य W बराबर एफ एस, कार्य क्या पढ़ा था, W बराबर एफ एस, तो यहाँ पर एफ एस है, इसके स्थान पर अपन क्या यूज कर सकते हैं, W, W मतलब कार्य, अपन ने बात की कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा ही एक प्रकार की क्या है, गतिज ऊर्जा। भाई गतिज ऊर्जा भी क्या एक प्रकार क्या है, ऊर्जा। तो कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, इसका मात्रक भी अपन क्या लेंगे, जूल लेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या है, कार्य है, ये भी एक प्रकार से क्या अपना कार्य है, तो तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो देखिए अपन यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, W, या W के स्थान पर कार्य ही अपना क्या है, ऊर्जा है, और कौन सी ऊर्जा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। तो अपन ने लिख दिया E एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब अपने पास में गतिज ऊर्जा है। तब देखिए क्या होगा, अगर मैं इस 2 को बाहर ले आता हूँ, क्या करता हूँ, इस 2 को मैं बाहर ले आता हूँ, तो किस प्रकार इसको लिखता हूँ, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया। देखो इसको आगे अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, एक बार इससे मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर, ये अपने पास में यही फॉर्मूला आ गया है। किसका फॉर्मूला, ये अपने पास में किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 शर्त ये है कि देखिए यहाँ पर अपने पास में ये v क्या है, उस वस्तु का अंतिम वेग, उस वस्तु का क्या अपने पास में अंतिम वेग, और u क्या है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग, उस वस्तु का क्या अपने पास में प्रारंभिक वेग, ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर माना कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 वेग दिए हुए हैं, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों दिए हुए हैं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना। लेकिन अधिकांश तो क्या होता है कि जो 2 वेग है वो नहीं दिए हुए होते, आपको एक ही वेग दिया होता है, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, इसको मिटा दीजिए। अगर अंतिम वेग, अगर वस्तु का अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है, तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, और 0 मानने पर ये सारी वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ अपना नया फॉर्मूला बनेगा 1/2 m वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के पास में अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दोनों दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना। ठीक है, अपन इसी फॉर्मूले पर आधारित, या अपन कह सकते हैं गतिज ऊर्जा पर आधारित एक न्यूमेरिकल आगे सोल्व करते हैं, ताकि अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उसको अपन किस प्रकार से आसान सरल कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास में एक क्वेश्चन है जो किस पर आधारित है, गतिज ऊर्जा पर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से सदरे 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है, जिससे उसका वेग बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि एक 40 किलोग्राम का कोई भी वस्तु है वो गति कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। पहले उसकी गति थी 2 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये इसका प्रारंभिक वेग है, ये इसका क्या है, प्रारंभिक वेग। आपने उस पर बल लगाया तो उसके वेग क्या हो गया, और बढ़ गया, और उसका वेग बढ़कर कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये अपना क्या है, अंतिम वेग v है, और ये अपना प्रारंभिक वेग u है। ये अपना क्या है, प्रारंभिक वेग u है। देखिए मैंने बताया फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही, अगर दोनों 2 वेग अपन को दिए हुए हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ है, तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने के लिए 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2
mU²। यह फॉर्मूला अपन यूज करेंगे किसके अंतर्गत, जहाँ पर दोनों वेग दिए हुए हो। तो देखिए v का मतलब अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। u का मान कितना दिया हुआ है, मतलब प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड। उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 40 किलोग्राम। उस वस्तु का द्रव्यमान अपने पास में कितना है, 40 किलोग्राम। अब देखिए जो भी वैल्यूज है इस फॉर्मूले के द्वारा आप पुट कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, 1/2 इंटू एम का मान 40, तो ये हो गया अपने पास 40 इंटू वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर कितना है, 5, और 5 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना। आगे देखिए -1/2 इंटू 14 इंटू यू का मान अपने पास में है 2, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। देखिए सरल है, इजिकल है, क्या होगा, काट दीजिए 20, यहाँ भी कट रहा है तो कितना आएगा 20। तो अपने पास में क्या बचा, 20 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, 20 इंटू 2 का वर्ग कितना होगा अपने पास में, 4। 20 इंटू 4, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना, ओनली फॉर वैल्यूज पुट करके आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर मैं गुना करता हूँ 25 का 20 से, तो अपने पास क्या आंसर आएगा, 25 का 2 से 50, 1 0 और 500, 4 का 2 से 8, 1 0 और, ये अपने पास कितना आंसर आ गया है, 500 - 80। तो यहाँ पर जो अपनी ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 420 जूल। अर्थात मैंने जो वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, गतिमान थी, उस वस्तु को मुझे 5 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने के लिए मैंने कितना उस पर कार्य किया, 420 जूल। मैंने उस वस्तु पर कितना कार्य किया, 420 जूल। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर अंतिम और प्रारंभिक वेग नहीं दिए हुए थे, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते, तो अपन 1/2 mv² केवल और केवल इतना ही यूज करते। ये झंझट हमारी सारी की सारी क्या हो जाती, खत्म हो जाती, अपने आप वैल्यूज है वो 0 हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार और भी कई क्वेश्चन होते हैं। देखिए कई क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, अपन को गतिज ऊर्जा दे दी होती है, वेग अपन को ज्ञात करना, तो आसानी से जो मान दिया हुआ है वहां पर रख सकते हैं, इधर के वैल्यू को इधर, इधर के वैल्यूज को इधर ला सकते हैं, तो अपन आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने गतिज ऊर्जा बारे में बात की, क्या इनका मात्रक होता है, क्या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला आता है, या एक फिर न्यूमेरिकल बारे में भी अपन ने बात की। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे अपन मिलते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।